सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इस टॉपिक पर कि विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अंतर्गत क्या 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में मानचित्र स्वीकृत कराना आवश्यक है या नहीं है। दोस्तों, लोगों में बहुत सी भ्रांतियां हैं इस बारे में, बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में रहते हैं और आमतौर पर ये सुनने में आता रहता है कि लोग कहते हैं 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि वास्तव में इसके पीछे तथ्य क्या हैं और 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर वास्तव में मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता है अथवा नहीं। तथ्यों के साथ इसकी नियमों के परिप्रेक्ष्य में जांच करते हैं। दोस्तों, एक बात ये बताना आवश्यक है कि बहुत बड़ी लॉबी ऐसी है जो जन सामान्य को ये बताती है कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड में मानचित्र स्वीकृत कराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और इसमें वो आदमी फंसता है जो एक मध्यम वर्गीय है। 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड पर जो अपना भवन बनाना चाहता है, सामान्य रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से वो मध्यम और लोअर मिडिल क्लास का आदमी होता है। तो ऐसे लोगों को नियमों की जानकारी कम हो पाने की वजह से जो विक्रेता हैं वो उनको नियम का गलत इंटरप्रिटेशन करके 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड ऐसी जगह बेच देते हैं जहां की वास्तव में अवैध रूप से वो उपविभाजित किए गए हैं, यहाँ पे या वहां पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता होती है। लेकिन उनको ये बता दिया जाता है कि नियम ऐसा है कि 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पे मानचित्र की स्वीकृत नहीं कराने की आवश्यकता है और आम और सामान्य आदमी उसमें फंस जाता है। अब हम बात करते हैं कि नियम क्या है। भवन उपविधि में ये प्रावधान है कि उत्तर प्रदेश मेला अधिनियम 1938 के अंतर्गत घोषित मेला क्षेत्र के अतिरिक्त शहर के पुराने और निर्मित क्षेत्रों में ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में वो भूखंड स्थित होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं उन रिक्वायरमेंट्स की जहां पे 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों को मानचित्र स्वीकृत किए जाने से मुक्त रखा गया है। तो उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस पर बात कर रहे हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर हमारा भूखंड इन अपेक्षाओं के अंतर्गत स्थित है तभी मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर कहीं और स्थित है और कोई विक्रेता, कोई बिल्डर आपको ये कह के बेच दे रहा है कि यहाँ पे मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, आप ले लो, तो हो सकता है आप तथ्यों की जानकारी के अभाव में गलत फंस जाएं और फिर बाद में वो अवैध कॉलोनी हो जाए या आपको वहाँ पे ये आवश्यकता हो जाए कि भाई अब तो इस पर नक्शा नहीं पास हो रहा, मैं कैसे बनाऊंगा। तो पहले जानते हैं कि इसके नियम क्या है। भूखंड वहीं पे स्थित होना चाहिए जो उस शहर के पुराने और निर्मित क्षेत्र में स्थित हो, ओल्ड एंड बिल्ट अप एरिया में होना चाहिए स्थित। सेटबैक्स जो आप निर्माण करेंगे बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत ही सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे। भले ही उसमें नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हमारी बिल्डिंग बायलॉज में सेटबैक की रिक्वायरमेंट्स है वो 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों में आपको छोड़ना वही पड़ेगा। उस स्थान का महायोजना में उपयोग रेजिडेंशियल होना चाहिए और अनऑथराइज सब डिवीजन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि भूखंड मूल रूप से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक ही होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर या उससे छोटा हो और किसी बड़े भूखंड का वो छोटे टुकड़े कर करके 100 वर्ग मीटर में ना विभाजित किया गया हो। अगर ऐसा है तो वो उपविभाजित अनऑथराइज कहलाएगा और वहाँ पे फिर मानचित्र स्वीकृत आपका नहीं होगा। वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा जहाँ पे 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने से छूट प्रदान की गई है। और 5वां पॉइंट ये है कि मैक्सिमम उस भूखंड पर 3 मंजिल ही निर्माण की अनुमति है। तो हम लोग बात करते हैं पॉइंट से। नंबर 1, बिल्ट अप एंड ओल्ड आबादी में स्थित होना चाहिए। नंबर 2, सेटबैक बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार छोड़े जाने चाहिए। नंबर 3, उस स्थान का उपयोग आवासीय होना चाहिए। और नंबर 4, अनऑथराइज्ड रूप से सब डिवाइडेड पोर्शन नहीं होना चाहिए। और नंबर 5, अगर ये 4 आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अपेक्षाएं पूरी होती हैं, तो अधिकतम 3 मंजिल तक का ही निर्माण वहाँ पे किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सेटबैक बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार होना चाहिए, ये बताया गया है। तो देखते हैं कि सेटबैक बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंड के लिए कितने आवश्यक हैं। हमारी बिल्डिंग बायलॉज में अगर हमारा भूखंड 50 वर्ग मीटर तक का है तो आगे सिर्फ 1 मीटर का सेटबैक छोड़ना है, पीछे किसी सेटबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हमारा भूखंड 50 से अधिक है और 100 वर्ग मीटर तक है तो उसमें आगे 1.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना आवश्यक है और पीछे भी 1.5 मीटर का सेटबैक आवश्यक है। इस केस में अगर ये 5 रिक्वायरमेंट पूरी होती है और हम सेटबैक का पालन करते हैं तो आपको मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन ये सिर्फ पुरानी आबादी वाले निर्मित क्षेत्र के लिए, आवासीय प्रयोग के लिए और अनऑथराइज्ड रूप से जो सब डिवाइडेड नहीं किया गया है ऐसे भूखंड के लिए ही मान्य है। सेटबैक इसके अनुसार छोड़ने हैं और अधिकतम 3 मंजिलों का ही निर्माण किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए 100 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, किंतु कुछ विक्रेता इस नियम की आड़ लेके जो हमारे अविकसित और नए क्षेत्र हैं या विकासशील क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी खसरे की जमीन पे बड़े बड़े खेतों में से पीस ऑफ लैंड खरीद लेते हैं और वहाँ पे छोटे छोटे 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड काट के लोगों को बेच के या उस पर छोटे छोटे मकान बना के बेचने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसमें तो 100 वर्ग मीटर तक के नक्शे पास कराने की छूट मिली हुई है, आप ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब नियम के अंतर्गत है। लेकिन सावधान रहिए, आम आदमी ही उसमें फंसता है, थोड़े से रेट कम हो जाते हैं इस लालच में। तो 100 वर्ग मीटर तक के किन भूखंडों पर मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ लीजिए और फिर अपने आप को सुरक्षित रखिए। ऐसी जगह ना फंसिए जहाँ पे कि कोई आपको नियमों की गलत व्याख्या करके 100 वर्ग मीटर तक के भूखंड बेच देता है। इस बात से आप बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।